धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का। तो सर, सरकार की नीतियां आप बताते हैं भाई अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की है, तो उसी योजनाओं को लेकर लगातार सरकार आपकी काम भी कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार की नीतियों के बारे में? देखो, हमारा ये आज का आने का जो कार्यक्रम है वो संविधान सम्मान समारोह के रूप में हमारे पूरे प्रदेश भर में ये भ्रमण चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिले और संविधान के सम्मान में किस पार्टी ने, किस नेता ने काम किया उसकी भी जानकारी मिले। आप इतिहास उठाकर देखें, 1952 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब अपनी कैबिनेट से इस्तीफा दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रच के उनको जबरन हरवाने का काम किया। जो कांग्रेस पार्टी संविधान निर्माता को भी जो नहीं छोड़ सकती है, वो संविधान के सम्मान की बात करती है, इससे बुरी क्या बात हो सकती है। पिछले 2 सालों से कांग्रेस अलाप राग रही है कि संविधान का सम्मान नहीं हो रहा है, संविधान को नष्ट करने में भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, जो कि संविधान का अपमान नहीं, मैं कहता हूं ये घिनौना अपराध भी है। तो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर जिसके अनुसार पूरा देश चल रहा है, पूरा प्रदेश चल रहा है, उसका अनुसरण करके उस कॉपी को हाथ में लेकर झूठ बोलना भी एक अपराध है। मैं तो डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपराध कर रही है। उसके बावजूद जब दूसरा चुनाव 1952 में हुआ, पंडारा सीट खाली हुई, पंडारा सीट से हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दोबारा से नामांकन भरा और कांग्रेस से सहमति लेके भरा, और कांग्रेस सहमति देकर और षड्यंत्र रच के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पीए को खड़ा करके जबरन हरवाने का काम किया। बार बार संविधान निर्माता पर कुठारघात करके, बार बार संविधान निर्माता पर षड्यंत्र रच के उसको कमजोर करने का जिन्होंने काम किया हो, वो कम से कम संविधान के सम्मान की बात ना करें। पिछले 3 साल से कांग्रेस अलाप राग रही है, और मेंबर पार्लियामेंट के जो चुनाव थे तो उनका ये नैरेटिव, ये झूठ चली भी, जिसका नतीजा हुआ कांग्रेस की 5 सीट हरियाणा प्रदेश में आई झूठ के पुलिंदे को लेकर। लेकिन विधानसभा में चुनाव आई, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को चीजें बताएं। ये गलती सिर्फ हमारी है जो समाज की नुमाइंदगी करते हैं, जो सोशल वर्कर है, चाहे रवि चौधरी है, मैं हूं, चाहे एससी कमीशन के चेयरमैन है, ये हम लोगों की गलती रही कि हम आखिरी व्यक्ति तक बात नहीं पहुंचा पाए। लेकिन विधानसभा चुनाव में लोगों को समझ आई, लोगों को पता चला कि इनका षड्यंत्र है, झूठ बोल रहे हैं, जिसका नतीजा यही हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की रीति नीति को समझकर उन्होंने जो दिशा और दशा हरियाणा प्रदेश को दिखाई थी, जो अमूलतूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए थे, उन सब चीजों को देखकर प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनी और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी। तो क्या लगता है? लेकिन आज का विषय ये है कि आज चुनाव नहीं है। अगर हम चुनाव के नजदीक इस प्रकार की बातें करें तो लोगों को चुनावी एजेंडा लगता है, हमारा चुनावी एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम कभी चुनावी एजेंडा रहा ही नहीं। हम तो एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत और हाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की दिशा और दशा जो दिखाई हरियाणा प्रदेश में, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 1966 में हरियाणा बना, 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेकों अनेक मुख्यमंत्री और सरकारें आई और चली गई, चाहे उसमें ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे भजन लाल जी हो, चाहे बंसीलाल जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दूसरे मुख्यमंत्री रहे हो, किसी ने दलित समाज की सुध नहीं ली। हर व्यक्ति ने दलित समाज को सत्ता की सीढ़ी समझ के उसको इस्तेमाल करके और सत्तासीन होकर दलितों का कभी भलाई का काम नहीं किया। पीड़ित और प्रताड़ित दलित समाज रहा। लेकिन 11 साल पहले हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे राजनीतिक संत ने एंट्री की और जिसने सत्ता संभाली, जिसने सत्ता संभालने के बाद सही मायने में दलितों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी, व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। जो दलित समाज कई दशकों से पीड़ित और प्रताड़ित था, उनके आंसू पोंछने का काम, उनको मजबूत करने का काम किया। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, हरियाणा प्रदेश जहां सरकारी नौकरियों में सरेआम बोलियां लगाई जाया करती थी, जहां कार्यकर्ताओं को ही नौकरी लगाया जाता था कि जो मेरी जय जयकार करेगा, जो चाटुकारिता करेगा, उसको नौकरी दी जाती थी। ऐसे ऐसे नेता मैंने देखे हैं कि 5 साल और 10 साल अपना घर में पीएन की नौकरी करवाते, झाड़ू पोछा करवाते, तब पीएन लगवाते थे। लेकिन उस कुप्रथा को एकदम धराशायी करने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया। उन्हें सत्ता संभालते ही कहा कि मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा, और योग्यता के आधार पर नौकरी देना एक छोटा शब्द है, लेकिन समझने की बात है, बहुत बड़ा नैरेटिव है। इस प्रकार का अमूलतूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे दलित समाज के बच्चे जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो अच्छी भर्ती हुए हैं,
ये मनोहर लाल जी की सोच का नतीजा है, ये मनोहर लाल जी की नीति का नतीजा है। मैं तो डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूं, अगर आधुनिक युग का कोई अंबेडकर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बाद दलितों के हक और हकूक की लड़ाई जिसमें लड़ी हो, तो माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने ऐसे ऐसे गरीब बच्चों को एचसीएस, सब इंस्पेक्टर और आईएएस बनाया, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मैं एक बार चुनाव में चला गया नारनौल, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मेरे को एक बूढ़ी अम्मा मिली, लाठी के सहारे चल रही थी, मेरी गाड़ी रुकवाई, कहने लगा भाई मनोहर लाल जी के नारे लग रहे हैं, कौन है मनोहर लाल जी का? मैं बोले जी मैं तो मनोहर लाल जी का एक सेवक हूँ, ऐसे ऐसे हूँ, और मनोहर लाल जी के हम तो सानिध्य में काम कर रहे हैं। मेरे घर आ, मैं चला गया उतर के, जब उसके घर में गया तो घर छोटा सा घर था, उसके मंदिर में मनोहर लाल जी की फोटो लगी थी। वो अम्मा जी ये फोटो, बोलो हमारा भगवान है ये। मेरे 2 बच्चे थे, मैं विडो हूं, मेरा पति एक्सपायर हो गया था, मैंने जैसे तैसे करके बच्चों की पढ़ाई की, करवाई, और मेरा एक बच्चा सब इंस्पेक्टर और इरिगेशन में पटवारी लगा। कह रहा इससे बड़ा भगवान क्या हो सकता है। ऐसी ऐसी योजनाएं दलितों को मजबूत करने का काम मनोहर लाल जी ने किया, तो उसकी नीति का अनुसरण करते हुए उनके जो दिशा और दशा हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में उन्होंने दिखाई, उसको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने घिनौनी हरकत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के साथ की, वो भी लोगों को बता रहे हैं। और अगर दलित सम्मान की हम बात करें, अगर संविधान के सम्मान की हम बात करें, तो कांग्रेस ने तो कभी दलितों का सम्मान किया ही नहीं। सबसे बड़ा घिनौना अपराध जो कांग्रेस ने किया दलितों के साथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे, कांग्रेस की सरकार थी, हर 18वें मिनट पर दलित उत्पीड़न होता था। हमारी 1966 से मांग रही कि हरियाणा प्रदेश में अलग से अनुसूचित आयोग बने, ताकि अनुसूचित वर्ग के लोगों पर कोई अन्याय अत्याचार करे तो कहीं सुनवाई तो हो, कोई प्रशासन और सरकार ना सुने तो सुनवाई तो हो। 1966 में हरियाणा बनने के बाद किसी भी मुख्यमंत्री और सरकार ने हमारी नहीं सुनी, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने पहली कलम से और पहले विधानसभा में कहा मैं एससी आयोग बनाऊंगा। जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा है चेयरमैन साहब, ये जनता के हजारों हजार लोगों के आंसू पोंछने का रोज काम करता है, रोज उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ता है, रोज उनको मजबूत करने का काम करता है। ये मनोहर सोच का नतीजा है। हरियाणा प्रदेश में एक बहुत पुरानी मांग थी कि सफाई कर्मचारी आयोग हरियाणा में बने, सफाई कर्मचारी आयोग बखूबी काम कर रहा है। हरियाणा प्रदेश में एक बहुत पुरानी कर्मचारियों की मांग थी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हो। अगर हमारे दलित समाज का कोई बच्चा क्लर्क भर्ती होता था तो क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था, लेकिन आज क्लर्क से रिटायरमेंट नहीं होता, प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान माननीय मनोहर लाल जी करके गए थे, और उसी का अनुसरण करते हुए हमारे आज के जो हमारे युवा और ओजस्वी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी उनका अनुसरण करके आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान है। आज हमारे समाज का कोई बच्चा अगर क्लर्क भर्ती होता है तो अच्छी से रिटायरमेंट होगा, ये उसका नतीजा है। तो ऐसे अमूलचूल परिवर्तन मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। तो हमारे दलित समाज का भी एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनकी नीतियों को आखिरी पंक्ति तक पहुंचाएं, कि किस प्रकार से आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। उदाहरण के तौर पर अभी ये बच्चा आया था, किस प्रकार से पीड़ित था, कह रहा था मेरी टेक्निकल दिक्कत है। किसी सरकार में कोई सरकार का नुमाइंदा इस प्रकार से आके कोई शिकायतें सुनता हो तो बता दो। मैं जब हरियाणा में सरकार थी तो माननीय मनोहर लाल जी का मीडिया एडवाइजर था, आज मैं केंद्र में मीडिया एडवाइजर हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हमारे खून में है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बताती है कि हमारा आम कार्यकर्ता जनता के बीच में होता है, कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं में लाभ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और माननीय मनोहर लाल जी ने तो इस प्रकार से इजी काम किए, पीपीपी बनाकर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को सुविधाएं मिल रही है। लाल डोरा खत्म करके दलितों को एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय मनोहर लाल जी ने दिया। जिनकी सैकड़ों सालों से रजिस्ट्रियां ही नहीं थी प्लॉटों की, वो रजिस्ट्री करवाने का काम माननीय मनोहर लाल जी करके गए। तो दलित समाज के लिए एक मील का पत्थर भारतीय जनता पार्टी साबित हुई है। और आज के आधुनिक युग के अंबेडकर हमारे मनोहर लाल जी, जो आज केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हम उनकी रीति नीति को आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर पत्रकार है जी, लेकिन एक विधानसभा में एक विधायक सबको बोल देते हैं सोशल मीडिया ब्लैकमेलर है, आप पे किसी भी नुमाइंदे ने ये आवाज नहीं उठाई, आप क्या कह रहे हो? देखो, आज हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप भी अपनी बात कह सकते हो, मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ। कौन विधायक क्या कह रहा है उसकी निजी टिप्पणी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कभी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति आप उठा के देखें, इस प्रकार की टिप्पणी कभी भारतीय जनता पार्टी की प्लेटफॉर्म पे किसी ने नहीं की होगी। उसका निजी ध्यान किसी का हो सकता है विधायक का, उसमें जरूर पार्टी ने संज्ञान लिया होगा, क्योंकि मैं हरियाणा में अभी नहीं हूँ, मैं केंद्र में जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, मुझे संज्ञान में भी मेरी बात नहीं है। आप मीडिया एडवाइजर, आप कितनी पत्रकारों की आवाज नहीं उठाते? मैं कहता रहा हूँ अभी संज्ञान में बात आई, इस पर संज्ञान लेंगे हम। इतनी विधानसभा में उसने बोल दिया कि कोई बात नहीं, अगर किसी ने इस प्रकार की कहा तो उस पर संज्ञान लेने का काम करेंगे। पार्टी में उच्च अधिकारियों से बात करेंगे।
तो सर जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं तो उनके लिए कोई सरकार ऐसा सिस्टम मतलब देखो, ये तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो डीपीआर लोग देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एडवाइजर है, कोऑर्डिनेटर है, वो बखूबी बता पाएंगे, क्योंकि आजकल मैं केंद्र में सेवाएं अपनी दे रहा हूं माननीय मनोहर लाल जी के साथ। लेकिन मेरी निजी राय ये है कि हर व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूबर है, वो भी पत्रकारिता की श्रेणी में आनी चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे किस प्रकार हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता थे उनके कदम पर चले? युवाओं का सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि माननीय मनोहर लाल जी की रीति नीति पर चलकर जिस प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी ने दलित युवाओं को और गरीब युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है, योग्यता के आधार पर नौकरी देके उस व्यक्ति का अनुसरण करके आगे बढ़े, उसकी रीति नीति जो उन्होंने चलाई है उसका प्रचार प्रसार करें, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के दिखाए रास्ते पर चले। कटारिया साहब, जो कि भी अंतिम पंक्ति तक जो लाभ मिलना चाहिए, जो योजनाएं है सरकार की, वो नहीं पहुंच रही, इसमें क्या खामियां रही? खामियां नहीं रही। कोई ऐसा वंचित व्यक्ति होता है जो सोशल मीडिया से भी दूर होता है, अखबारों से भी दूर होता है, सरकार की पहुंच से भी दूर होता है, तो हमारा दायित्व उस व्यक्ति को भी चिन्हित करना होता है। किसी कारणवश कोई व्यक्ति रह गया हो तो उसको भी चिन्हित करना सरकार का काम है। उसी कड़ी में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम नहीं पहुंचा सके, ऐसी हमारे अंदर कोई ऐसी कमी रही जिसके कारण हम मूलभूत सुविधाओं के लिए सच्चाई को नहीं पहुंचा सके। मैंने ये कहा, जो उन्होंने झूठ कहा, वो झूठ का पर्दाफाश पहुंचाने में हम नाकाम रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में 5 सीट कांग्रेस झूठ के सारे जीत गई। उस झूठ को पर्दाफाश करने के लिए हम नाकामयाब रहे। कहीं ऐसा तो नहीं हो सरकारी योजनाओं के बीच में जो अंतिम व्यक्ति है उसके बीच में कोई दलालों का प्रकोप हो? अगर दलालों का प्रकोप होता तो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा प्रचंड बहुमत से सरकार रहती। दलालों का तो एकदम सफाया करने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया। चाहे किसी भी योजना की बात हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, दलालों का तो पर्दाफाश, उसने दलालों का तो गला घोटने का काम किया। आज प्रदेश में दलाल नाम की चीज नहीं मिलेगी। आज कोई एक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश में बता दो, आज एक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश में बता दो, नहीं नहीं, ये आपकी निजी राय हो सकती है, गलत बात है, गलत बयानबाजी मत करो ना। कुछ व्यक्ति छोड़ दूंगा, बता देना कि सरकारी योजनाओं में घपलेबाजी कर रहा है, सरकारी नौकरियों के पैसे ले रहा है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सोशल मीडिया जिसकी आप इस प्रकार प्रचार का, इसको हम पत्रकार नहीं कह सकते। नहीं, काम पे देखो, काम तो ये आम जन में लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बेशक आप मत समझो पत्रकार, हम तो पत्रकार समझते हैं कि पत्रकार की श्रेणी में ये लोग आते हैं। फंडामेंटल राइट होते हैं तो सबके होते हैं सर, काम करते हैं तो मतलब इस पे सर अगर कभी ऑब्जेक्शन बहुत सारे उठते हैं कि आपकी आईडी दिखाना, आपका चैनल मान्य नहीं करते हैं सर कोई भी। देखो, आईडी देखना सरकार का काम है। सरकार की जो पैरामीटर्स है वो पूरे करने पड़ेंगे, चाहे किसी भी श्रेणी का आदमी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट। सरकार के पैरामीटर सबको पूरे करने पड़ेंगे। आप कोई उदाहरण लाके दीजिए, आपको मेरे को तथ्य लाके दीजिए। अगर कार्रवाई ना कर तो बताइए, मेरा नंबर लीजिए। अगर कोई इस प्रकार का दलाल थाने में और तहसील में मिल जाता है, आप मेरे पर्सनल नंबर लीजिए, उसको अंदर देने का काम करेंगे। सर मनरेगा का एक मैटर, जैसे मनरेगा हरियाणा प्रदेश का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों से पूछना, मैं केंद्र का नुमाइंदा हूँ। सर आपसे मिले थे, इस बेस पे आपको मिले थे सर?